वॉइस प्रॉपर आएगी किसी भी तो एक बार कंफर्म करेंगे। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी का अपना अगला चैप्टर एंड दैट इज फंडामेंटल राइट्स, है ना, मौलिक अधिकार। एक सेकंड, चलिए। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। तो सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, स्टार्ट करें। ये वॉइस कैसा आ रहा है? अभी भी ये वॉइस आ रही है क्या? ये वॉइस कैसा आ रहा है अभी? स्टार्ट करते हैं जैसे इन्वर्टर डाउन हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर हिंदी वाला फैटमैन आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले फंडामेंटल सो इंपॉर्टेंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज सेपरेटली लिस्टेड देम एंड मेड special provisions for their protection. The fundamental rights are so important that the constitution itself ensures that they are not violated by the government. तो fundamental right यानी कि मौलिक अधिकार या मूल अधिकार क्या होते हैं? ये फंडामेंटल होते हैं किसी की लाइफ को प्रॉपर तरीके से कोई भी एक आम नागरिक जो है, कोई आम नागरिक अपने पोटेंशियल को रियलाइज़ कर सके, फ्रीली सोसाइटी में रह सके, उसके लिए मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए हुए हैं। अब ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं संविधान में, ये ऑर्डिनरी राइट से यानी कि जो साधारण अधिकार हैं उनसे कैसे अलग हैं? तो दे आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाई ऑर्डिनरी लॉ, वेयर एज टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। यानी कि इनकी जो रक्षा है, जो हमारे बाकी के अधिकार है, कौन कर रहा है? एक साधारण अधिनियम के द्वारा, एक ऑर्डिनरी लॉ के द्वारा किया जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूँ संपत्ति का अधिकार, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है, अगर मैं बात करूँ संपत्ति के अधिकार की, ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी की, तो ये पहले हुआ करता था आपका फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार। लेकिन अभी एक साधारण अधिकार, एक मैं बोल सकता हूँ ऑर्डिनरी राइट हो चुका है और एक तरह का लीगल राइट है, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर प्रोटेक्टेड एंड गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। अब ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये प्रोटेक्टेड हैं और गारंटेड हैं बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, बट किसके अगेंस्ट? किसके अगेंस्ट? अगेंस्ट द स्टेट। स्टेट क्या है? स्टेट अभी हम देखते हैं स्टेट क्या है। तो अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट हमें ये फंडामेंटल राइट जो है मिले हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये बात पता थी कि अगर हमने अपने सिटीजन्स को राइट्स ये नहीं दिए तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो एक तरह से कहीं ना कहीं ऑटोक्रेसी की तरफ हो सकता है वो बढ़ जाए, हो सकता है कि वो डेस्पोटिक रूल स्टार्ट कर दे, हो सकता है कि वो लोगों का दमन स्टार्ट कर दे। तो इस तरह से हमें कुछ ऐसे अधिकार लोगों को देने होंगे जिससे कि एक आम नागरिक को डिग्निफाइड जो जिंदगी है वो मिल सके, जहां पर वो अपने टैलेंट को पूरा यूटिलाइज कर सके, टैलेंट को निखार सके और अपना जो है फुलफिल कर सके, जो अपना पोटेंशियल है, जो अपनी ड्रीम्स है। और उसके लिए फंडामेंटल राइट्स की बहुत जरूरी है। ऑर्डिनरी राइट्स कैन बी चेंज्ड बाय ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ मेकिंग। बड़े आसान तरीके से इनको चेंज किया जा सकता है, जैसे कोई कानून बनाया जाता है। लेकिन वहीं अगर मौलिक अधिकारों की बात करें तो इट कैन ओनली बी चेंज्ड बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान में बिना संशोधन किए मौलिक अधिकारों को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? अब बात ही आती है, पहले तो अभी साइलेंट फीचर की बात कर लेते हैं फंडामेंटल राइट्स की। तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, यू आर नॉट प्रोवाइडेड विद द अल्टीमेट राइट्स, अनलिमिटेड राइट्स। तो एब्सोल्यूट नहीं है, इसका मतलब यह है कि दे आर रिस्ट्रिक्टेड। दे आर रिस्ट्रिक्टेड यानी कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं ये रिस्ट्रिक्टेड हैं। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब क्या है? रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि ये लिमिटलेस है। आपको अगर कुछ भी बोलने की आज़ादी दी गई है, इफ यू आर गिवन द राइट टू स्पीक, दैट डजंट मीन कि यू कैन स्पीक एनीथिंग और एवरीथिंग। यानी एक तरह से ये जो क्लॉज है मैं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जो मौलिक अधिकार हैं, आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सिर्फ वहीं तक हैं जहां तक किसी दूसरे के फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन नहीं हो रहा है। समझ आप? तो आपके पास बहुत सारे अधिकार हैं जो भी हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन हर एक फंडामेंटल राइट, ईच फंडामेंटल राइट्स कम्स विद अ स्टार मार्क एंड दैट स्टार मार्क इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन इट, और वी कैन से इट इज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का मतलब है कि उचित प्रतिबंध है, ऐसा नहीं कि कुछ भी प्रतिबंध लगा दिया। उचित प्रतिबंध है जिसका कोई ना कोई लॉजिक है, इलॉजिकल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर आप कुछ भी बोल सकते हैं तो मैं बोल दूं कि नहीं आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, इसका कोई लॉजिक है? नहीं है। क्योंकि भाई गवर्नमेंट के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते हैं? गवर्नमेंट के खिलाफ भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं कि बोल तो सकते हो, लेकिन इतना ही बोलना कि किसी दूसरे की जो भावनाएं हैं वो ना आहत हो जाएं, किसी दूसरे को तुम डिफेम ना कर दो, ठीक है? या फिर कहीं पे भी आप घूम सकते हो, दैट डजंट मीन कि आप ऐसे इलाकों में जा रहे हो जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज की गई हैं। आप असेंबल हो सकते हो, आप इकट्ठा हो सकते हो, दैट डजंट मीन कि आप हथियार लेके और कहीं पर इकट्ठा हो गए, आप पब्लिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ये हमें ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ वहीं तक हैं जहाँ तक किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो। किसी दूसरे के अधिकारों का हनन, दैट मीन्स कि वहाँ से आपके फंडामेंटल राइट जो हैं बंद हो गए हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट बट दे आर रिस्ट्रिक्टेड।
ठीक है। दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, सैक्रोसैंक्ट का दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट और परमानेंट। सैक्रोसैंक्ट का मतलब है कि उनको कोई टच नहीं कर सकता है। सैक्रोसैंक्ट का मतलब दे कैन नॉट बी टच्ड। बट क्या जो फंडामेंटल राइट्स हैं, क्या जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, उनको क्या टच नहीं किया जा सकता है? टच से मतलब है कि क्या उनमें चेंज नहीं लाया जा सकता है? क्या हम कोई मौलिक अधिकार को डिलीट नहीं कर सकते हैं, ऐड और डिलीट नहीं कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि काफ़ी सारे अभी केसेस निकल के आए जहाँ पर क्या हुआ, जहाँ पर ये डिसाइड किया गया कि भाई मतलब काफ़ी टसल चला कि क्या फंडामेंटल राइट्स को यानी मौलिक अधिकारों को हम अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे केसेस चले, ठीक है। वी नो यू आर नॉट स्पैन। कब तक फैट मैन आएगा सर? 16 जून को बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है। बिहार पुलिस को 16 जून को है? 16 जून, 16 जून को है? क्या बात कर रहा, सही बताओ। तो फिर तो फैट मैन भी आ चुका, क्यों? ओके। तो बहुत सारे केसेस हुए जहाँ ये बात सामने निकल के आई कि दे आर नॉट सैक्रोसैंक्ट, ये परमानेंट नहीं है, यानी कि ये इनमें अमेंडमेंट हो सकता है। आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, जैसे कि हम जब राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे पढ़ेंगे या मार्शल लॉ पढ़ेंगे, तो ये ऐसे कुछ इंसिडेंसेस होते हैं जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गई, मार्शल लॉ हो गया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पर हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? जहाँ पर हमारे मौलिक अधिकारों में या तो उनको डिलीट किया जा सकता है या तो कुछ टेम्प्रेरी पीरियड के लिए उनको सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि सैक्रोसैंक्ट है यानी कि एक बार बन गए तो बस इनमें कोई चेंज नहीं हो सकता। चेंज हो सकता है, उनमें डिलीशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है, लेकिन एडिशन गवर्नमेंट इतनी जल्दी फल्दी करती नहीं है। गवर्नमेंट कैन सीज सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो मैंने आपको चीज़ बताई ना। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें तो हम पहले ये जान लेते हैं मौलिक अधिकार कौन से हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स हैं, अगर इनके बारे में अभी अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, तो एक सेकंड रुकिएगा। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं, these fundamental rights are contained in the पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। और पार्ट 3 में कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के बीच में हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार दिए हुए हैं। अब बात एक्चुअल में ये निकल के आती है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो किसके अगेंस्ट मिले हुए हैं? अगेंस्ट दी गवर्नमेंट, अगेंस्ट दी गवर्नमेंट। क्या हो अगर मैं आपको ये बोलूं कि जो हमारा अगला वाला पार्ट है, दैट इज पार्ट नंबर 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी राइट्स दिए हुए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, आई एम सेइंग कि उसमें भी राइट्स दिए हुए हैं। और जो पार्ट 3 में जो राइट्स दिए हुए हैं, दीज आर ऑफ नेगेटिव नेचर। ये नेगेटिव राइट्स हैं, मोस्टली नेगेटिव राइट्स हैं। और इनकी अगर बात करेंगे तो ये सारे पॉजिटिव राइट्स हैं। ऑल दीज राइट्स आर पॉजिटिव राइट्स, जिनको कि हम DPSP के नाम से जानते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बोलते हैं इनको, ठीक है। दीज आर कंटेन्ड इन दी पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर इतनी चीज़? और ये DPSP है हमारे, ये पॉजिटिव राइट्स हैं और ये नेगेटिव राइट्स हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो राइट्स हैं ये स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं। दैट मीन्स कि जो स्टेट है, या फिर अभी आप समझ लो कि गवर्नमेंट है, उसको चीज़ें करने से मना किया गया है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, मना किया गया है, रिस्ट्रिक्ट किया गया है। दैट इज़ वाई देयर नेचर इज़ नेगेटिव। पार्ट 4 की अगर बात करें जो DPSP है, यहाँ पे स्टेट को डायरेक्शन दिए गए हैं कि यू शुड डू दिस। आपको इक्वल पे फॉर मेन एंड वेमेन इंश्योर करना है, आपको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ को, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज को इंश्योर करना है। आपको ये चीज़ इंश्योर करना है कि जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आपस में अलग रहें, अलग अलग काम करें। आपको ये इंश्योर करना है कि जो हमारे सोशली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका उत्थान हो। आपको ये इंश्योर करना है कि जो
पुअर हैं उनको आपको फ्री लीगल एड देनी है। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए बोली गई हैं गवर्नमेंट को कि आपको ये करना है, ये सारी चीज़ें करनी है। तो ये पॉजिटिव नेचर हुआ। लेकिन यहाँ पर मोस्टली अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव नेचर के आपको मिलेंगे, जहाँ पर गवर्नमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है टू डू समथिंग। एंड किससे मना किया गया? मना किया गया स्टेट से ना। व्हाट इज कंटेंट इन दी स्टेट? स्टेट का मतलब क्या है पार्ट नंबर 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में? तो स्टेट का मतलब है पार्ट 3 में गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार और हमारे भारत की जो संसद है दैट इज पार्लियामेंट है। स्टेट की गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी राज्य की जो सरकारें हैं और वहाँ का जो विधानमंडल है वो है ना। आपके राज्य में विधानसभा होगी, हो सकता है आपके राज्य में विधान परिषद भी हो, तो ये सब स्टेट के तहत आते हैं। यानी कि केंद्र सरकार आ रही है, राज्य सरकार आ रही है, केंद्र का लेजिस्लेचर, सेंटर का लेजिस्लेचर जिसको पार्लियामेंट बोलते हैं, स्टेट का लेजिस्लेचर आ रहा है, सारी लोकल अथॉरिटीज़ आ रही हैं। ऑल लोकल अथॉरिटीज़ सारी, जैसे लोकल अथॉरिटीज़ का मतलब ये हो गया पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, यानी पंचायत और नगर पालिका, ये सब। ठीक है, तो फिर क्या है, क्या सिर्फ यही आता है हमारा स्टेट में? तो इसका आंसर है नो। और भी इसका ये जो स्टेट का मतलब है बहुत वाइड है। जितनी भी अथॉरिटीज़ जो एक तरह से गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं वो भी स्टेट के तहत आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जैसे कि फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया FCI, ठीक है, LIC, FCI, ONGC, जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं वो सब आएंगी इसमें। इंडियन रेलवेज, ठीक है, ये सारी क्या है हमारी, ये सारी आती हैं किसके तहत? आर्टिकल नंबर 12 के तहत। ठीक है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, जो BCCI है क्या ये भी एक स्टेट है? आंसर करो जल्दी से, यस और नो, जल्दी बताओ। आंसर इज यस और नो, BCCI। तो BCCI इज नॉट अ स्टेट, नॉट कम्स अंडर स्टेट। एक केस हुआ था, उस केस का नाम था जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड, टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था BCCI स्टेट के अंदर नहीं आता है। क्यों? क्यों नहीं आता स्टेट के अंदर? सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था स्टेट के अंदर तो हमारी जैसे गवर्नमेंट आ गई, पार्लियामेंट आ गई, स्टेट गवर्नमेंट आ गई और वहाँ का लेजिस्लेचर आ गया, लोकल बॉडीज़ आ गए और जो भी गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, साथ ही साथ जिसकी अपने मार्केट में मोनोपोली है। अपने मार्केट मोनोपोली का मतलब है जिस भी फील्ड में वो काम कर रहा है उसमें उसकी मोनोपोली, जैसे इंडियन रेलवेज, ठीक है, मोनोपोली है। BCCI को अगर देखें, जो बोर्ड जो हमारा क्रिकेट कंट्रोल है, ठीक है, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, तो इसकी भी तो मोनोपोली है। जो भी क्रिकेट को लेकर डिसीजंस है BCCI सब लेता है, इसके अलावा तो क्रिकेट बॉडी कोई है नहीं। ठीक है, तो फिर इसको क्यों स्टेट के अंदर नहीं डिक्लेयर किया गया? तो इसका आंसर है BCCI क्या है? BCCI नहीं पता है? क्यों, मजाक कर रहे हो या फिर मतलब सच में नहीं पता है? भारत के नागरिक हो ना, क्यों? तो कोर्ट ने ये बोला कि मोनोपोली एक चीज़ है, ठीक है, मोनोपोली तो होनी चाहिए, प्लस गवर्नमेंट ने वो मोनोपोली डिक्लेयर कर रखी हो कि सिर्फ BCCI ही क्रिकेट को लेके जो भी डिसीजन है वो ले सकता है। बट गवर्नमेंट जब तक डिक्लेयर नहीं करेगी तो उस मोनोपोली को भी स्टेट के अंदर नहीं रखा जाएगा। तो BCCI डज नॉट कम्स अंडर द स्टेट। ये केस आपका जी टेलीफिल्म्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था। एक और वैसे तो BCCI वर्सेस एसोसिएशन ऑफ बिहार भी है, BCCI वर्सेस क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार 2015, ठीक है,
उसमें भी यही माना गया था आपका। ओके, चलिए, तो ये चीज़ हो गई स्टेट के अंदर कि स्टेट के तहत क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट आप ये बोल सकते हो कि सारी चीज़ें आती हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पेपर में तो जनरली गो फॉर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, यानी क्या, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी बॉडीज़ हैं जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रही हैं, सब आ रही हैं। आप देखो, पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो सब तो है ही हैं, लेकिन लोकल बॉडीज़, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी तो है ही हैं, ONGC, ठीक है, LIC, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, ये सारी आपकी आती हैं स्टेट के अंतर्गत। पार्ट 3 इसके रिगार्डिंग ध्यान ये रखना कि जो हमने जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज ऑल फंडामेंटल राइट्स, या फिर इसका जो कॉन्सेप्ट है, हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। यहीं पे ही सबसे पहले फंडामेंटल राइट्स एक तरह से हम बोल सकते हैं। वैसे तो सबसे पहले ओरिजिन अगर हम बात करेंगे तो यूके में हुआ था मैग्ना कार्टा के तौर पर। मैग्ना कार्टा क्या होता है? मैग्ना कार्टा होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। मैग्ना कार्टा फंडामेंटल राइट्स को ये बोलते हैं, पार्ट 3 को। मैग्ना कार्टा एक्चुअल में जो रिच क्लास था यूनाइटेड किंगडम में बहुत पहले, तो उनको कुछ राइट्स दे दिए गए थे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो गवर्नमेंट को फंड करते थे, टैक्स देते थे। तो गवर्नमेंट को क्योंकि टैक्स देते थे तो कुछ ना कुछ तो उनको भी प्रिविलेज दिया जाना चाहिए। ठीक है, उनकी मांग थी। तो फिर वो प्रिविलेज देते हुए उनको कुछ अधिकार दे दिए गए थे। वो अधिकार फंडामेंटल नहीं थे, यानी कि सबको नहीं थे, वो जो सिर्फ टैक्स भरते थे उनके लिए थे। तो एज अ मैग्ना कार्टा उसी को बोला जाता है। उसको एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया था उन राइट्स को, जिसको कि मैग्ना कार्टा बोला गया था। इसीलिए मैग्ना कार्टा के तौर पे यूके में ओरिजिनेट होते हैं। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मैग्ना कार्टा है वो पार्ट 3 को ही बोलते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं। लेकिन जो हमने बोरो किया है कॉन्सेप्ट, वो यूएसए से बोरो किया है, जहाँ पर इनको बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो 12 से लेके 35 के बीच में दिए हुए हैं। आर्टिकल नंबर 12 मैंने पढ़ा कि कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया, इसमें यह दिया है कि पूरे पार्ट 3 में जहाँ जहाँ स्टेट देखने को मिलेगा उस स्टेट का मतलब क्या होगा। आर्टिकल 13 में भी आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं दिया है, बल्कि आर्टिकल नंबर जो 13 है वो इसकी बात करता है कि व्हाट इफ़ गवर्नमेंट वॉयलेट्स द फंडामेंटल राइट्स, यानी कि क्या होगा अगर जो भारत सरकार है, ठीक है, या भारत सरकार नहीं, या तो फिर हम बोल सकते हैं कि स्टेट जो है, क्योंकि स्टेट अब हम पढ़ चुके हैं कि जो स्टेट है अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है तो फिर क्या होगा। तो फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारी कोर्ट्स रोल में आएंगी। आर्टिकल नंबर जो 13 है वो ये बोलता है लॉज इनकंसिस्टेंट विथ और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। मतलब ये है कि कोई भी कानून जो मौलिक अधिकार के विपरीत चलेगा, विरुद्ध चलेगा, उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें काफ़ी सारे क्लॉजेस दिए हैं। जैसे 13 का क्लॉज 1 है, क्लॉज 2 है, क्लॉज 3 है। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहला क्लॉज ये बोलता है ऑल लॉज इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन सो फार एज दे आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस पैन शैल बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। ठीक है, मतलब ये है कि जितने भी कानून अभी तक चले आ रहे थे भारत में आज़ादी से पहले, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो हमारा कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 26 जनवरी 1950 को, उससे पहले जितने भी प्री एग्जिस्टिंग लॉज थे इन फोर्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, अभी संविधान तो अब बना है, इससे पहले भी जितने लॉज थे वो, उनमें से अगर कोई भी कानून जो अभी मौलिक अधिकार बनाए गए हैं बाय द आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, अगर वो उनके विरुद्ध है कोई भी कानून, तो वो तुरंत अपने आप ही इनकंसिस्टेंट हो जाएगा और वॉइड हो जाएगा और उसका कोई मान्यता नहीं होगी। तो ये इसने पहले क्लॉज ने तो बता दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो लॉज या फिर एनफोर्स होने से पहले जो लॉज थे 26 जनवरी 1950 से पहले जो लॉज एग्जिस्ट कर रहे थे, अगर वो मौलिक अधिकार से इनकंसिस्टेंट हैं तो उनको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, यानी इनका कोई वजूद नहीं रहेगा। दूसरा, द स्टेट शैल नॉट मेक एनी law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention to this clause shall to the extent of the contravention be void। यानी कि स्टेट अब आप समझ चुके हो क्या है, कोई भी इस तरह का कानून नहीं बनाना है। अब स्टेट में कानून बनाने की पावर किसके पास होती है, लॉ बनाने की पावर किसके होती है, तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर आपको याद हो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में कुछ याद है आपको? 3 ऑर्गन्स होते हैं हमारे,
अब 3 ऑर्गन्स में कौन कौन आता है गवर्नमेंट के? 3 ऑर्गन्स में एक तो हमारा लेजिस्लेचर आता है, एक हमारा एग्जीक्यूटिव आता है और एक हमारा जुडिशरी आता है। लेजिस्लेचर का काम है लॉ क्रिएट करना, एग्जीक्यूटिव का काम है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है कि भाई उसको रिव्यू करना, है ना। तो सिंपल सी बात है कि स्टेट में हमारा जो लेजिस्लेचर है वो सेंटर का पार्लियामेंट है, स्टेट का स्टेट लेजिस्लेचर है, वो लॉ बना सकता है। तो अगर वो कोई भी लॉ बनाएगा विच वुड बी इन द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ दिस क्लॉज, यानी इस क्लॉज के विपरीत जाएगा, के विरुद्ध जाएगा, ये क्लॉज मतलब इस क्लॉज का मतलब है जो भी हमारा पार्ट 3 में जो कंटेंट है अगर उसके कॉन्ट्रवेंशन में जाएगा, उसके विरुद्ध जाएगा, तो उसको वॉइड डिक्लेयर करने की पावर है। इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स लॉ इंक्लूड्स एनी ऑर्डिनेंस, कोई अध्यादेश, कोई बाई लॉ यानी कि जो टेम्प्रेरी लॉ होते हैं, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन, कस्टम, यूजेस हैविंग द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सब कुछ आता है कस्टम यूजेस। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो जो इंडियन पीनल कोड है IPC, ठीक है, आप में से आई थिंक कितने लोगों ने सेक्शन 377 के बारे में पता है? बताओ, टेल मी फास्ट कि सेक्शन 377 ऑफ IPC के बारे में किस किस को पता है और किस किस को नहीं पता है, तो फिर मैं आगे की कहानी आपको बताऊं। हाँ सर पता है, सर नहीं पता है, ओके। पता है, अच्छा अवेयर हो। होमोसेक्सुअलिटी, यस। 16 जुलाई से बिहार का है ना, तो 16 जून क्यों लिख रहे थे? 16 जुलाई से सर अभी पढ़ो, ठीक है, क्योंकि अभी रिलीज़ होगी, फिर आपके पास आने में टाइम लगेगा, तो अभी और मैं आपको ये नहीं एडवाइस करूँगा कि लास्ट में आप कोई नया सोर्स उठा लो, तो यार उसी से पढ़ो, ठीक है, जो आपके पास हैं सोर्सेज आप उसी से पढ़ो। 16 जुलाई को अगर आपका है, डू नॉट गो फॉर द न्यू सोर्स, डोंट नो, ओके। तो एक्चुअल में जो सेक्शन 377 था ये बिल्कुल सही में से किसी ने लिखा भी होमोसेक्सुअलिटी के बारे में, ठीक है। होमोसेक्सुअलिटी क्या होती है? व्हाट इज़ होमोसेक्सुअलिटी? तो होमोसेक्सुअलिटी होती है जहाँ पर मेल को मेल से या फीमेल को फीमेल से प्यार हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, जिसकी वजह से सेक्शन 377 में क्या है ये लिखा हुआ है, किसने पहले डीक्रिमिनलाइज कर रखा था। डीक्रिमिनलाइज का मतलब है कि अगर कोई होमोसेक्सुअलिटी करेगा तो फिर इट इज़ अ पनिशेबल ऑफेंस, यानी कि अगर आप मेल मेल, ठीक है, और फीमेल फीमेल अगर ऐसा कुछ होगा, ठीक है, जहाँ पर दो मतलब जो दो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, मेनली तो ये है कि कहना ये था सेक्शन 377 का जो एक पार्ट था कि भाई जो पीनस है एंड जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उनका बस एंगेजमेंट होना चाहिए, बाकी सेम वो उनका नहीं होना चाहिए, मेल मेल नहीं होना चाहिए, फीमेल फीमेल नहीं होना चाहिए। तो एक तरह से क्रिमिनलाइज कर रखा था IPC का जो सेक्शन नंबर 377 है। एक केस निकल के आता है नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, केस 2009 में, 2009 में। जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने ये बोला, ठीक है, जहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि ये जो पार्ट है ना यहाँ पे क्या सेक्शन 377 जो होमोसेक्सुअल सेक्स को बिटवीन अडल्ट्स एज अ क्राइम डील करता है, ये वॉयलेशन है फंडामेंटल राइट का। क्या है ये? वॉयलेशन है मौलिक अधिकार का, ठीक है। ये नाज फाउंडेशन एक्चुअल में काम करता था जो भी HIV एड्स के पीड़ित होते थे उनके लिए। एंड आपको आई थिंक पता होगा कि HIV एड्स जनरली तभी मतलब होता है व्हेन देयर इज़ मेल मेल और इस तरह का जो सेक्सुअल वो होता है, तो तभी होता है, तभी आपको जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनमें ज़्यादा ये देखने को मिलता है, ठीक है। एंड आई रिलेट कर सकता आप क्यों, ठीक है, क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स लंबी लंबी ड्राइव्स पे जाते हैं एंड बाकी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो काफ़ी वो केसेस देखने को मिल रहे थे। तो इनका ये कहना था फाउंडेशन का कि अगर आप उसको क्रिमिनलाइज कर दोगे तो यार हम ट्रीट कैसे कर पाएंगे उनको, क्योंकि अगर वो सामने निकल के आएंगे, सिंपल सी बात है,
तो भाई तुम उनको तो जेल में डाल दोगे। सामने अगर वो निकल के आएंगे तो पहले तो तुम उनको जेल में डाल दोगे, तो कोई ट्रीटमेंट के लिए सामने क्यों आएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा बात तो सही है, तो इसलिए फिर उसको क्या किया कि भाई बोला कि ये वॉलेशन है फंडामेंटल राइट का। अब मैं आपको ये बता क्यों रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं लिखा नहीं है, तो फिर ये क्या है, एक तरह का रूल या रेगुलेशन हम बोल सकते हैं, कस्टम यूजेस बोल सकते हैं। आईपीसी 1860 में बना था, इंडियन पिनल कोड। अभी तो आपको पता है बीएनएस दैट इज भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस हो चुका है ना। तो ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है, ये रूल बुक में लिखा है, और ये वॉलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट को, जैसे कि हमारे कोर्ट ने बोला, और ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब इसको वो कर दिया गया। ठीक है, 2018 में, ये तो 2009 की बात बताई मैंने, 2018 में फिर से एक केस निकल के आया था जिसको बोलते हैं नवतेज सिंह जौहर केस, मतलब नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया था, जहां पे, ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से सेक्शन 377 का ये वाले पार्ट को डीक्रिमिनलाइज कर दिया, पूरे सेक्शन 377 को नहीं किया, सॉरी, हाँ, पूरे सेक्शन 377 को नहीं वो हटाया, जो ये वाला पार्ट है जो क्रिमिनलाइज कर रहा था इस चीज़ को, होमोसेक्सुअल ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, मैंने कि सेम सेक्स के सेम जो जेंडर उनके बीच का जो सेक्स है उसको जो क्रिमिनलाइज कर रखा था, उसको यहाँ से डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया इन दी नवतेज सिंह जौहर केस। किसने, पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने किया था, जब ये मसला सुप्रीम कोर्ट पे गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेम ही रूलिंग दी थी 2018 में। क्योंकि अगर हम देखेंगे सेक्शन 377 में ना सिर्फ जैसे अभी मैंने जो चीज़ बताई वो है, बल्कि सेक्स विथ एनिमल्स ये सब भी है उसमें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब अभी भी क्रिमिनल ऑफेंस है, सेक्स विथ एनिमल्स एंड बाकी चीज़ें जो है, ठीक है। लेकिन ये जो पार्ट है ये अभी हट चुका है, यानी कि ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। क्लियर है, तो दो केसेस याद करना, पूछा जा सकता है, नाज फाउंडेशन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली 2009 एंड नवतेज सिंह जौहर 2018, दोनों सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड से संबंधित है। ओके, क्लियर यहाँ तक। और इन दिस आर्टिकल अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, वो तो ठीक है, वो चीज़ हो गई हमारी। देन यहाँ पर एक और क्लॉज है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है पता होना, एंड दैट इज आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 4, अनुच्छेद नंबर 13 क्लॉज 4। ये किसकी बात करता है, वॉट डज इट टॉक्स अबाउट। आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 4 ये बात करता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल shall apply to any amendment of this constitution, amendment of this constitution made under article 368। यानी कि ये क्लॉज ने ये बोला कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के तहत नहीं आएगा, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के तहत नहीं आएगा, ये बोला गया था। बट एक्चुअल में हुआ गया था, इसके पीछे की स्टोरी ये थी कि जो गोलकनाथ केस हुआ था, एक केस हुआ था, ध्यान रखना, गोलकनाथ केस, इसके बारे में आगे भी देखेंगे। गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को में संशोधन नहीं कर सकती है। पार्लियामेंट ने रिस्पॉन्स किया बाय डूइंग दी 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सीए का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971 में, 1971 में, जहां पर इस पर्टिकुलर क्लॉज को ऐड किया गया, एंड दैट वाज कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। यानी कि जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट्स को हटा सकती है, कुछ भी कर सकती है। और पार्लियामेंट ने ये भी चीज़ बोली कि इस पर जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल नहीं है, यानी जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, न्यायपालिका इसमें कुछ समीक्षा नहीं कर सकती है। जो बाद में केशवानंदा भारती केस में जो 1973 में, वो 1973 में भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, सर्वोच्च न्यायालय ने,
कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जो आपने बोला कि जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है, ठीक है, आप ये बोल रहे हो कि आप अमेंडमेंट से कुछ भी कर सकते हो, आप आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट करो कॉन्स्टिट्यूशन में, फंडामेंटल राइट में डिलीशन एवोल्यूशन कर सकते हो, लेकिन जो आप ये चीज़ बोल रहे हो कि जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकती है, इट इज़ नॉट ट्रू, रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो क्या अमेंडमेंट आते हैं आर्टिकल इसमें आर्टिकल 13 के अंतर्गत, क्या वो लॉस का पार्ट है? द आंसर वुड बी नो। ठीक है, द आंसर वुड बी नो, क्योंकि 13 क्लॉज 4 यही बोलता है कि इसमें कोई भी चीज़ जो रखी गई है, ठीक है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट, यानी इसमें जो भी चीज़ लिखी गई है वो किसी अमेंडमेंट के लिए अप्लाई नहीं होगी, लेकिन हाँ जुडिशरी रिव्यू कर सकती है। क्लियर इतनी चीज़? तो अभी हमने सिर्फ पढ़ा आर्टिकल नंबर 12 और 13 के बारे में। 12 हमने देखा कि स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है, एंड 13 में हमने देखा कि ये लिखा हुआ है कि कोई भी कानून अगर पहले तो संविधान लागू होने से पहले या फिर संविधान बनने के बाद अगर कोई भी हमारी जो लेजिस्लेचर है वो लॉ बनाती है एंड इफ इट इज़ इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, देन उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है। नाउ अब हम आते हैं एक्चुअल फंडामेंटल राइट्स पे। अभी तो 12 और 13 में कोई मौलिक अधिकार नहीं दिया हुआ था, सिर्फ वही माहौल बनाया जा रहा था। अब आते हैं फंडामेंटल राइट्स पे। ठीक है, तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं, टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? तो देयर आर अ टोटल ऑफ 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन ओरिजिनली यानी कि मूलतः 6 नहीं थे, टोटल 7 मौलिक अधिकार थे, 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो 7 से ये 6 कैसे हो गए? 6 ऐसे हो गए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है यानी कि जो संपत्ति का अधिकार है, दैट वाज डिलीटेड। जो राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति का अधिकार, वाज रिमूव्ड फ्रॉम पार्ट 3, भाग 3, यानी कि जो मौलिक अधिकार जिसमें दिए हो वहां से रिमूव किया गया इसको, एंड इसको डाला गया कहां पर? पार्ट नंबर 20 में, सॉरी 20 बोल रहा हूँ, पार्ट नंबर 12 में, भाग नंबर 12 में डाला गया। और करेंटली ये आर्टिकल नंबर 300A में है, यानी ऐसा नहीं कि डिलीट कर दिया गया, इसको बस शिफ्ट कर दिया गया इसकी पोजीशन, और अभी ये एक लीगल राइट का प्रिविलेज एंजॉय करता है, यानी विधिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। पहले पार्ट 3 में था, आर्टिकल नंबर 31 में और आर्टिकल नंबर 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज F में, लेकिन वहाँ से इसको हटा के पार्ट नंबर 12 में आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया और अभी एक लीगल राइट है। क्लियर? और किस अमेंडमेंट से हटाया गया? तो इट वॉज रिप्लेस्ड फ्रॉम पार्ट 3 टू पार्ट 12, इसको रिमूव किया गया या फिर हम बोल सकते हैं डिस्प्लेस किया गया बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। जनरली जब ये क्वेश्चन पूछता है तो ऑप्शन में 42nd भी रखता है, लेकिन 42nd नहीं होगा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा 1978 का। ठीक है, 1978 का जो 44th अमेंडमेंट है उससे राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का अधिकार को पार्ट 3 से पार्ट 12 में किया गया। अब ये जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं कौन कौन से हैं, पहले हम ये देख लेते हैं, विच आर दी 6 फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना होगा दैट वुड बी अबाउट राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। और ये कहाँ से कहाँ तक है? राइट टू इक्वालिटी आपका आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 के बीच में। देन अगर बात करेंगे तो राइट टू फ्रीडम, आज़ादी का अधिकार, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? ये आर्टिकल नंबर 19 से लेकर 22 तक है। देन आता है हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट एंड दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और ये कहाँ से कहाँ तक है? दिस इज फ्रॉम आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। देन आता है राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर 28 के बीच में दिया हुआ है। ठीक है, एंड देन 5th हमारा राइट है दैट टॉक्स अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार,
cultural and educational right, which is contained in article number 29 and 30. And then the last one is right to constitutional remedies. Right to constitutional remedies यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार. Right to constitutional remedies. आर्टिकल नंबर 32. तो ये 6 मौलिक अधिकारों के बारे में हमें इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है. एंड वी विल स्टार्ट विद राइट टू इक्वलिटी. हम स्टार्ट करेंगे समानता के अधिकार के साथ, यानी कि 14 से लेकर 18 तक मैंने 14, 15, 16, 17, 18 टोटल 5 राइट्स हैं जो राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं. ठीक है, सबसे पहले आते हैं आर्टिकल नंबर 14 पे. आर्टिकल नंबर जो 14 है ये 2 तरह की इक्वालिटी की बात करता है. एंड जो 2 तरह की इक्वालिटी हैं वो ये हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज. कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण. अब इनमें अंतर क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कानून के सामने हर कोई बराबर है. नो वन इज अबव और बिलो द लॉ. एवरी वन वुड बी ट्रीटेड इक्वली. सबको सेम तरह से ट्रीट किया जाएगा, सबको सेम तरह के अधिकार दिए जाएंगे. एंड दैट इज इक्वालिटी. ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड. ठीक है, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज की अगर बात करेंगे, ये कैसे अलग है इक्वलिटी बिफोर लॉ. तो इक्वलिटी बिफोर लॉ समझ गए कि एवरी वन वुड बी ट्रीटेड इक्वल. लेकिन अगर हम इस केस में देखें तो अगर हम जब सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हैं तो एक्चुअल में इक्वल ट्रीट करते वक्त क्या हम इसके साथ जस्टिस कर रहे हैं? आर वी डूइंग जस्टिस विद दिस पर्टिकुलर बॉय? क्यों? क्योंकि ये दोनों तो क्लियरली आराम से मैच देख पा रहे हैं. ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा इनको. बेचारे इसको बड़ी दिक्कत हो रही है, ये मैच नहीं देख पा रहे हैं. हमने बोल तो दिया, गवर्नमेंट ने बोल तो दिया कि देखो हमने इक्वालिटी को इंश्योर किया, बट इक्वालिटी को इंश्योर करते वक्त क्या हमने इस चीज़ का ध्यान दिया कि हम सबके साथ समान कर, मतलब ठीक है हमने सबके साथ समान किया, लेकिन सबके साथ जस्टिस किया कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर इसका ये डब्बा उठा के अगर हम इसको दे दें तो ये भी देख पाएगा क्योंकि इसकी हाइट इतनी है, और ये भी देख पाएगा उस केस में. वही हमने किया, इसका डब्बा उठा के इसको दे दिया. इस केस में गवर्नमेंट ने क्या किया? इसको ज़्यादा दिया, इसको कम दिया. क्यों किया ऐसा? सो दैट वो इक्वालिटी के साथ जस्टिस भी कर सके. दैट इज कॉल्ड एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विच मीन्स कि वी कैन नॉट ट्रीट एवरी वन इक्वल. वी कैन नॉट ट्रीट एवरी वन इक्वल. अब सड़क पे एक कार वाला है, ठीक है, ऑल्टो से जा रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया. एक बंदा फरारी से जा रहा था, उसने एक्सीडेंट कर दिया. ठीक है, दोनों ने सेम लेवल का एक्सीडेंट किया. अब जो ऑल्टो वाला है और जो फरारी वाला है, क्या आप उसको सेम ट्रीट करेंगे? आप दोनों से बोलेंगे कि 50,000 का जुर्माना भरो. अब ऑल्टो वाले के लिए हो सकता है 50,000 को जुर्माने भरने में काफ़ी दिक्कतें आ जाएं, लेकिन फरारी वाला कहेगा ले यार निकलो यहाँ से, साइड हटो. क्या मतलब हुआ? आपने इक्वल ट्रीटमेंट तो दिया, लेकिन क्या आपने जस्टिस किया? नहीं किया. क्योंकि इसको तो आपने चपत मार दी कायदे की, लेकिन इसको तो फ़र्क नहीं पड़ता. वो तो ये बोलेगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, है ना, लेकिन इसको तो फ़र्क पड़ गया. तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए सरकार को? ऐसी स्थिति में सरकार को ये करना चाहिए कि जस्टिस इंश्योर करने के लिए उसको क्या करना चाहिए? एक कॉन्सेप्ट लाना चाहिए, एंड दैट इज़ कि अब जैसे फॉर एग्जांपल ये इसी के हाइट का कोई और बच्चा आ जाए, उसको 2 की जगह 3 स्टूल मिल जाए, इतना बड़ा, वो आराम से एकदम बैठ के देख रहा है यहाँ पे, हैं? उसको स्टूल के साथ जो है कुर्सी भी डाल दी गई, इसके लिए लो 3 स्टूल लो और यहाँ कुर्सी लो, आराम से बैठ के देखो. तो ये बिल्कुल बोल सकता है कि यार हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है. लेकिन इस केस में ये नहीं बोल सकता है कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें भी स्टूल चाहिए.
तो गवर्नमेंट बोलेगी तुम अपनी हाइट देखो और उसकी हाइट देखो। हाँ, बच्चों की जो जिद मत करो। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि क्यों रिजर्वेशन और ये सारी जो चीज़ें हैं वो इक्वालिटी का वॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि आप बोल सकते हैं कि भाई SC ST को रिजर्वेशन क्यों मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि वो पहले से डिसएडवांटेज थे, इसलिए उनको एडवांटेजेस पोजीशन में उनको इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए उनको एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया गया है। दैट मीन्स कि ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है ये बोलता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड लाइक, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। दैट मीन्स कि सेम जो लेवल पे लोग जो सिचुएटेड हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अंबानी कैन नॉट से कि भैया हमें भी, हमारी जो मैडम है नीता अंबानी बोल रहे हैं कि हमें भी लाडली बहना योजना के तहत पैसा चाहिए, हमें भी हैं। आलिया भट्ट बोले कि हमें भी जो है लाडली बहना योजना का हमें फ़ायदा चाहिए। नहीं बोल सकते वो, क्यों? क्योंकि भाई वो जो स्कीम लाई गई है वो डिसएडवांटेज लोगों के लिए लाई गई है। अब हाँ, अगर मान लो कि जो अडानी है वो भी बोले कि भाई हमें भी लाडला भाऊ योजना के तहत चाहिए हमें भी पैसा, ठीक है, और उसको दिया जा रहा अडानी को, अंबानी को नहीं दिया जा रहा, देन उस केस में बोल सकते हैं क्योंकि वो दोनों सेम ग्राउंड पे हैं, ठीक है, सेम लेवल, उनका सेम लेवल है, वो लाइक्स हैं, तो उनका सेम तरह का ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन जो डिफरेंटली सिचुएटेड पीपल हैं उनका अलग तरह का ट्रीटमेंट होगा, एंड दैट वुड नॉट बी अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे मैंने आपको बताया, रिजर्वेशन इसी ग्राउंड पे दिया जाता है। रिजर्वेशन आप बोल सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का वॉल्यूशन है, वो इक्वालिटी का वॉल्यूशन नहीं आप बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो इट इज़ अ वॉल्यूशन ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ बट इट इज़ नॉट अ वॉल्यूशन ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, दैट इज़ वाई दिस इज नॉट अ वॉल्यूशन ऑफ इक्वालिटी। ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा, दैट इज़ कि भाई ये कहाँ से लिया गया है, कहाँ का कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? ये यूके का कॉन्सेप्ट है और ये नेगेटिव है। नेगेटिव इन द सेंस कि नो वन इज अबव द लॉ। यहाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है जो यूएसए से लिया गया है, ठीक है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव मतलब यहाँ पर एक तरह से पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है इसके और इसके बीच में, लेकिन ये डिस्क्रिमिनेशन पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, ना कि नेगेटिव। अगर हम लाडली बहना योजना के तहत महिलाओं को मिल रहे हैं 1000 रुपये पर हर महीने, तो वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, सो दैट वो भी उसी सेम ग्राउंड पे आ सकें, उस सेम लेवल पे आ सकें। क्लियर? यहाँ तक सभी को? दिस पार्ट स्टेट दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ द लॉ, सबको समान ट्रीट किया जाएगा। दिस पार्ट स्टेट दैट द सेम लॉ विल बी अप्लाई टू ऑल पीपल इक्वली अक्रॉस सोसाइटी, ठीक है, जो इक्वल हैं सोसाइटी में उनके लिए इक्वली अप्लाई करेगा। आई होप यू गॉट दी आर्टिकल नंबर 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल नंबर 15 पे आता है, अनुच्छेद नंबर 15 पे आता है। सर जी, हिंदी ने हरंग सर जी, सर मैंने आपके सर मैंने आपके पॉलिटी वन शॉट से नोट्स बनवा लिया था जो अपने सीडी से लेकर उसे नहीं, फिर से आपको ज़रूरत नहीं है, इसी में कुछ एड-ऑन रिलेशन करना चाहते हो कर लो, है ना, फिर से स्क्रैच से नहीं बनाना है। चलो, तो अभी आते हैं आर्टिकल में 15 पे। तो आर्टिकल 15 क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स ऑफ और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, जो भेदभाव है, उस पर प्रोहिबिशन लगा हुआ है, ठीक है, लिमिटेशन लगी हुई है। किन ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे, और सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पे। क्योंकि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे इसका जो पहला क्लॉज है आर्टिकल 15 का, दैट इज स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ पता नहीं क्या हो रहा है भाई, ये लेफ्ट साइड में अजीब सी सेंसेशंस हो रही हैं, पता नहीं, एक दो दिन पहले भी हुआ था, खाना खाते टाइम अजीब सा लेफ्ट साइड में, बहुत अजीब से, पता नहीं क्या, मतलब पेन भी नहीं बोलेंगे उसको, पता नहीं क्या अजीब सा ही हो रहा है। ये जो गाल होता है, गाल के थोड़ा सा कान के साइड जाओगे तो नहीं होता, हार्ड सा होता है गाल है, गाल के थोड़ा कान के साइड जाओगे, गाल में ही थोड़ा हार्ड सा होता है, वहाँ पे कान के पास थोड़ा सा,
अजीब सा क्या हो रहा है, उतनी देर से पकड़ के बैठा हूँ कि भाई अब ठीक हो जाएगा, अब ठीक हो जाएगा, पता नहीं क्या हो गया। चलो, तो ये जो आर्टिकल है 15, इसका पहली बात तो ये बोलता है कि भाई स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है, भेदभाव नहीं कर सकता। अगेन ये क्या है, ये नेगेटिव राइट है, ठीक है, सिंपल सी बात है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि यहाँ पर प्रोहिबिट किया जा रहा है। किसको प्रोहिबिट किया जा रहा है? स्टेट को प्रोहिबिट किया जा रहा है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। लेकिन जो पहला क्लॉज बोलता है वो ये है कि ओनली ऑन दीज ग्राउंड ओनली, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, इन सब के नाम पे वो नहीं किया जा सकता है। सिंपल सी बात है। यानी कि धर्म के नाम पे नहीं बोला जा सकता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिर्फ हिंदू अप्लाई कर सकते हैं, मुस्लिम नहीं कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए सिर्फ जो है क्रिश्चियंस अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हिंदू नहीं कर सकते, मुस्लिम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ जो राजपूत कम्युनिटी के लोग हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, बाकी नहीं अप्लाई कर सकते हैं। या फिर इसके लिए सिर्फ मेल अप्लाई कर सकती हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं, ठीक है। या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के लिए यहीं के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं। अब मुझे पता है दिमाग में तुम्हारे तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं, सर ऐसा तो कैसा कहाँ होता है? होता तो है, क्या है, कास्ट के बेसिस पे होता तो है, SC ST को रिजर्वेशन मिलता तो है, वो भी तो इसका वोलेशन ही नहीं हुआ इसमें, तभी तो वो चीज़ मैंने बताई थी। और ये चीज़ एक्चुअल में एक केस हुआ था, जिसको बोलते हैं चंपकम दोराई राजन केस। चंपकम दोराई राजन केस 1951 की बात है, 1951। चमकम दोराई राजन केस, चमकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास था ये। तो स्टेट ऑफ मद्रास ने क्या किया था, रिजर्वेशन दे दिया था SCs STs को, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वालों को रिजर्वेशन दे दिया। चंपकम दोराई राजन पहुंच गए कोर्ट, ठीक है, और कोर्ट ने कि भाई ये तो कास्ट के ग्राउंड पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये तो वायलेशन है 15 के क्लॉज 1 का। कोर्ट ने बोला बात तो सही है, और इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। जो रिजर्वेशन दिया था स्टेट ऑफ मद्रास ने इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया। देन इट फॉलोड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में ही, और जोड़ा गया 15 क्लॉज 3 को। नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वेमेन एंड चिल्ड्रन। क्योंकि ये वाला जो केस हुआ था, इसमें जब गवर्नमेंट से पूछा स्टेट ने, जुडिशरी ने, कोर्ट ने कहा भैया क्या चल रहा है ये सब, दिख नहीं रहा तुमको 15 क्लॉज में क्या लिखा हुआ है? तो गवर्नमेंट ने बोला कि हमें एक ड्यूटी दी गई है, हमें एक ड्यूटी दी गई है बाय द DPSP। जब हम DPSP पढ़ेंगे, जब क्या बोलते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हमें एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 ये ड्यूटी देता है स्टेट को कि भाई आपको स्पेशल केयर करनी है, किसकी स्पेशल केयर करनी है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, जो वीकर सेक्शन है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, उसकी प्रोटेक्शन करनी है, उसको स्पेशल केयर देनी है। तो हम तो वही कर रहे थे, हम उसको अप्लाई कर रहे थे, और इसीलिए हमने रिजर्वेशन दिया। और तुम बोल रहे हो कि क्या कर रहे हो? हम 46 को अप्लाई करने जा रहे थे, तो उससे 15 क्लॉज 1 का वायलेशन हो गया। तो इस केस में कोर्ट ने बोला सुनो इधर, फंडामेंटल राइट जो है ऊपर हैं DPSP से, DPSP तो इम्प्लीमेंट करो। जैसे नहीं सनी देओल बोलता है तुम्हारा पाकिस्तान जिंदाबाद है, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है और रहेगा। वही काइंड ऑफ चीज़ है कि तुम DPSP को इम्प्लीमेंट करो, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स को हाथ मत लगाना, फंडामेंटल राइट्स ऊपर है DPSP से। हाँ, फर्स्ट ये या रट मत लेना इस चीज़ को, क्योंकि अभी एट दी एंड मैं आपको FR वर्सेस DPSP पढ़ाऊंगा, तो वहाँ पर केसेस हुए हैं। इसके बाद आपका गोलकनाथ केस हुआ, एंड देन केशवानंद भारती केस हुआ, देन मिनरवा मिल केस हुआ। और मिनरवा मिल केस में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ना तो FR ऊपर है ना DPSP ऊपर है, एक्चुअल में बैलेंस में है सारी चीज़ें। तो बैलेंस में ही है, वो याद रखना है आपको कि बैलेंस में एग्जिस्ट करती है, ना तो FR ऊपर है DPSP। बट चंपकम दोराई राजन केस में ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि FR ऊपर है, ओके। और फिर फर्स्ट अमेंडमेंट किया पार्लियामेंट ने, और बोला कि सुनो 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 गांव वालों, ठीक है,
कि स्टेट जो है स्पेशल प्रोविज़न वुमेन और चिल्ड्रन को देने के लिए कोई भी इस तरह का स्पेशल चीज़ें कर सकता है। ये एक्चुअल में 15 का क्लॉज 4 ऐड किया गया था, ना कि थर्ड वाला तो पहले से ही था कि वेमेन और चिल्ड्रन को स्पेशल दिया जा सकता है, ठीक है। क्लॉज 4 को ऐड किया गया। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन, अभी हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 29, फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, यानी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सकता है स्टेट, और वो आर्टिकल 15 का वोलेशन नहीं होगा। थर्ड क्लॉज पहले से ही था जहाँ पर वेमेन और चिल्ड्रन के लिए दिया गया कि वेमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए जा सकते हैं स्टेट, एंड दैट विल नॉट बी अ वोलेशन ऑफ आर्टिकल नंबर 15। 15 का पहला क्लॉज समझ गया, तीसरा चौथा समझ गया, दूसरा क्या बोलता है। अब स्टेट के अगेंस्ट प्रोवाइड कर दिया गया कि हाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ स्टेट थोड़ी ना कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन तो लोग भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरा होटल है, अब मैं क्यों अपने को जिम करूँ, मान लो किसी का सेठ बनिया का होटल है, उसने बोला कौन जात के हो, लालू प्रसाद यादव नहीं ऐसे बोलता था, कौन जात के हो, हैं तुम कौन जात के हो। तो ऐसे करके कुछ लोग, अगर मान लो सेठ बनिया टाइप बैठ गए गेट के बाहर, और जो मान लो जो SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको नहीं घुसने दे रहे हैं, तो उसके खिलाफ तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि बोलेगा मैं तो स्टेट के तहत आता नहीं, मैं कौन सा गवर्नमेंट का ठेकेदार थोड़ी ना मैं, ऐसी तैसी में जाता मैं गवर्नमेंट, मैं स्टेट में थोड़ी ना आता हूँ आर्टिकल नंबर 12 में। तो इसलिए फिर 15 क्लॉज 2 को उन स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए उन लोगों के अगेंस्ट प्रोवाइड किया गया कि भाई नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, लाइबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट। यानी कि किसी को भी इन ग्राउंड्स में, जो हमने देखा था ओनली का मतलब है कि इसके अलावा किसी ग्राउंड में, इसके अलावा किसी और ग्राउंड में हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन इन ग्राउंड में नहीं हो सकता। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इन ग्राउंड में डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं हो सकता है। जैसे कि एक्सेस टू शॉप्स में, यानी कि किसी को इस तरह से नहीं बोला जा सकता कि तुम इस धर्म के हो तो तुम दुकान में नहीं आ सकते हो, तुम इस जात से बिलोंग करते हो तुम दुकान में नहीं आ सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट हो गए, तो इन सब जगहों में, कि सिनेमा हॉल में सिर्फ ये मूवी वही देखेंगे जो मेल हैं, या फिर जो सिर्फ फीमेल है वही देखेंगे। तो ये सब क्या है, ये है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन इन पब्लिक प्लेसेस पे नहीं हो सकता। द यूज़ ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग आर्ट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन्ड होली और पार्शली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक, ये आर्टिकल नंबर 15 में दिया हुआ है। क्लियर है इसके क्लॉज 2 में कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे जो पब्लिक प्लेसेस है वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ये स्पेसिफिकली स्टेट के लिए है। ये तो ऑब्वियस ये बात है, दुकान उकान स्टेट तो चला नहीं रहा है, ठीक है, रेस्टोरेंट स्टेट तो चला नहीं रहा। तीसरे में ये कि वेमेन और चिल्ड्रन को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, स्पेशल प्रोविजन बनाया जा सकते हैं, आर्टिकल 15 का वॉलेशन नहीं होगा। चौथा है जिसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इनैक्ट किया गया था, ऐड किया गया था, उसमें यह है कि भाई जो हमारे सोशल एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस उनको दिया जा सकता है स्पेशल प्रोविजंस। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जल्दी बताओ। ठीक है, नहीं है, पता नहीं, बोला नहीं जा रहा है। लेफ्ट साइड एकदम धीरे धीरे ऐसा लग रहा है जैसे नहीं फंक्शन करना बंद कर रहा, पता नहीं क्या हो रहा है। चलो अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, 15 क्लॉज 5 आता है, ठीक है। 15 क्लॉज 4 पढ़ ले, 15 क्लॉज 5 आता है जिसमें कि इट एम्पावर्स द स्टेट टू मेक reservation in admission
इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। रिजर्वेशन एडमिशन में दे सकता है स्टेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस गवर्नमेंट हो सकते हैं, प्राइवेट स्कूल भी हो सकते हैं, कॉलेज भी हो सकते हैं। बट इसमें एक एक्सेप्शन है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, जो माइनॉरिटी के स्कूल्स हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 30 में पढ़ेंगे, उनको पावर दी गई है माइनॉरिटीज़ को कि वो अपना खुद का कोई जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं। तो उनके में बस रिजर्वेशन नहीं दे सकता है स्टेट, बाकी सब में दिए जा सकते हैं। एक और है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो रिसर्च है, उसमें भी रिजर्वेशन अलाउड नहीं है उसमें, ठीक है, वो एक्सेप्शंस है। इस पर्टिकुलर 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया था 93rd अमेंडमेंट से 2005 से। 15 क्लॉज 4 को फर्स्ट अमेंडमेंट से, इसको 93rd अमेंडमेंट से, ठीक, क्लियर। अभी आते हैं आर्टिकल नंबर 16 पे। दिस टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी कि जब रोजगार की बात आएगी, जब एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, तो किसी को मतलब हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा, किसी को स्पेशल पावर्स नहीं दिए जाएंगे। देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। यही 16 क्लॉज 1 बोल रहा है कि हर किसी को इक्वल ट्रीट किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू गिविंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है का मतलब है जब सरकार रोजगार के अवसर निकाल रही हो तब। क्लॉज 2 tells कि no citizen shall on grounds only of religion, race, caste, sex, decency, place of birth, residence or any of them be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state। यानी कि ये जो ग्राउंड है, कौन से रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ वहाँ पे था, यहाँ पर डिसेंसी को भी ऐड कर दिया। इन्हीं ग्राउंड पे, ओनली ऑन दीज ग्राउंड, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता स्टेट। क्लॉज 3 बोलता है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी प्रायर टू सच एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। यानी कि ये आर्टिकल नंबर जो 16 में हमने देखा है कि इक्वालिटी देनी है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि जब गवर्नमेंट जॉब निकलेगी तो वहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। बट कभी कभी सरकारें क्या कर सकती हैं, स्टेट क्या कर सकता है कि किसी जगह के आप निवासी हों, इसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता सकता है कि भाई आपको यहाँ का होना ज़रूरी है और इसको वॉयलेशन नहीं माना जाएगा, इसको वॉयलेशन नहीं माना जाएगा आर्टिकल 16 का, बिकॉज ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन हर जगह ऐड किया जा सकता है, कोई फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, किसी में भी एक्सेप्शन ऐड किए जा सकते हैं। तो ये एक्सेप्शन है यहाँ पर प्लेस ऑफ जो रेजिडेंस है कि भाई इस पर्टिकुलर जॉब में आपने देखा हो कई बार कि सिर्फ एमपी वाले अप्लाई कर सकते हैं। एमपी पुलिस भर्ती निकली, उसमें यूपी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उसमें यूपी वाले अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एमपी वाले होना चाहिए, एमपी साहब की एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए, वही अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या है ये वही है। तो ये 16 का वॉयलेशन नहीं है, आर्टिकल 3 बोलता है। 4 बोलता है क्या, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग द opinion of state is not adequately represented in the service of state। अगर स्टेट को लगता है कि ये पर्टिकुलर एजुकेशन, ये जो क्लास है, जो बैकवर्ड क्लास है, ये ढंग से रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो उसको रिजर्वेशन दिया जा सकता है। और वो अगेन आर्टिकल नंबर 16 का वॉयलेशन नहीं होगा, 16 क्लॉज 4 बोलता है। थर्ड ने क्या बोला, रेजिडेंस को स्पेशल क्राइटेरिया बनाया जा सकता है, 16 का वॉयलेशन नहीं होगा। फोर्थ ये बोल रहा है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि ये आर्टिकल नहीं रोक पाएगा अगर हम बैकवर्ड क्लासेस को, स्टेट बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे रहा है अपॉइंटमेंट में, ठीक है, तो वो वॉयलेशन नहीं होगा। सेम गोज जो 4A है, यहाँ पर 4A भी पड़ा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है SCs को रिजर्वेशन दिया जा सकता है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, और ये भी वॉयलेशन नहीं होगा, ठीक है। इसको जोड़ा गया था 77th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1995 से। अब यहाँ पर थोड़ा सा जानना ये ज़रूरी है, ये जो मंडल केस वगैरह हुए थे, इनका क्या लफड़ा था। थोड़ा सा यहाँ पर रुकिएगा, एक मैं स्लाइड क्रिएट कर लेता हूँ।
यहाँ तक किसी कोई डाउट तो नहीं है पहले जल्दी से? और एक चीज़ अभी रुकना, ठीक है। आर्टिकल 14 मुझे आपको एक चीज़ बतानी है, दैट इज़ रूल ऑफ लॉ क्या होता है। जो एवी डाइसी का कॉन्सेप्ट दिया गया था रूल ऑफ लॉ का, वो कॉन्सेप्ट क्या होता है वो अभी मुझे आपको बताना है उसके बाद, ठीक है। जो मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, उसने एक कमीशन अपॉइंट किया बीपी मंडल जी की चेयरमैनशिप में, जिसको मंडल कमीशन बोला गया, ठीक है, 1979 में। ये सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन था, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। मतलब कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए कितना क्या रिजर्वेशन होना चाहिए, जो ओबीसीज हैं, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई करना कि भाई कितनी ऐसी कास्ट हैं जिनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, एंड कितना रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो उसके मतलब पहले केलकर, काका केलकर जी की चेयरमैनशिप में बन चुका था, काका कालेलकर जी की चेयरमैनशिप में, ठीक है। इसको काल केलकर कमीशन को फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन बोलते हैं, फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन। ये बात कर रहे हैं हम सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन की, जिसको फॉर्म किया था मोरारजी देसाई ने, उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, ओके। इसने क्या किया, कुछ कास्ट आइडेंटिफाई करी, लगभग 3700 कास्ट ऐसी थी जिनको आइडेंटिफाई किया, और वो जो कास्ट थी दैट कॉन्स्टिट्यूटेड लगभग मोर देन आई थिंक 52% था, ठीक है, 52% ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो इन्होंने आइडेंटिफाई करी, जो कास्ट लगभग 3700 प्लस कास्ट थी, तो उन्होंने आइडेंटिफाई करी कि इतनी हैं। और इन्होंने ये रिकमेंड किया, इनकी जो रिकमेंडेशन थी, इन्होंने ये रिकमेंड किया कि इन कास्ट को 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स में, सो दैट कि जो एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन है, जो एससी को मिल रहा है, जो एसटी को मिल रहा है, और जो इनको मिलेगा, उसका जो सम है वो 50% तक पहुंच जाए, 50% तक पहुंच जाए, ठीक। इसकी रिजर्वेशन को तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, क्यों? कि उसके बाद फिर वीपी सिंह की सरकार आती है। वीपी सिंह, ये कब बना? 1979। वीपी सिंह की सरकार आती है 1990 में, जिसने कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। 1991 में वीपी सिंह चले गए, अब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने, ठीक है, नरसिम्हा राव। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि इसमें भी प्रेफरेंस देनी चाहिए, जो आपके ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसमें वो जो थोड़ा सा ढंग से सिचुएटेड है, यानी कि ढंग ठीक ठाक अर्न कर रहे हैं, उनको अलग करो, और जो थोड़ा सा उसमें भी नीचे तबके में, उनको अलग करो। यानी कि यहाँ से कॉन्सेप्ट आया क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का। किसने लाया? 1991 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने, जहाँ पर उन्होंने बोला कि जो ये 27% का रिजर्वेशन हम दे रहे हैं, जो किसने इम्प्लीमेंट किया? वीपी सिंह गवर्नमेंट ने, उसमें भी हमें एक तरह से प्रेफरेंस देनी चाहिए। किसको? जो इसमें से भी पुअरर सेक्शन है, ओबीसी में भी, प्लस साथ ही साथ 10% का रिजर्वेशन इकोनॉमिकली बैकवर्ड को भी देने की बात कही। इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है, ठीक, इकोनॉमिकली बैकवर्ड। फिर ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस पहुंचा 1992 में, 1992 में, जिसको बोलते हैं इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी लॉयर थी, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की। इन्होंने ये मसला रखा सुप्रीम कोर्ट के सामने, इंदिरा साहनी केस, या फिर इसको मंडल केस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट की क्या रूलिंग्स आई? सुप्रीम कोर्ट की इसमें जो रूलिंग आई, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने इट अपहेल्ड, जो सुप्रीम कोर्ट है, इट अपहेल्ड दी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 27% रिजर्वेशन। 27% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा था, इसको सही ठहराया, ठीक, विद सर्टेन कंडीशन। पहली कंडीशन ये थी कि जो
ओबीसीज में क्रीमी लेयर है, दैट इज़ जो एडवांस सेक्शन है, इसी को क्रीमी लेयर बोलते हैं, इसको हटाया जाना चाहिए इससे। नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन, नो रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तीसरी चीज़, रिजर्वेशन कोटा, यानी कि जो एससीज को मिल रहा है, जो एसटीज को मिल रहा है, और जब ये बैकवर्ड क्लासेस को मिल रहा है, ठीक है, सब जो है वो शुड नॉट एक्सीड 50%, ठीक है, ये चीज़ इसने बोली। और जो बैकवर्ड, ये जो क्या बोलते हैं इकोनॉमिकली बैकवर्ड के लिए थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। जो 10% का जो एडिशनल रिजर्वेशन दिया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। रिजेक्टेड दी 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली बैकवर्ड, जो जनरल कास्ट से आते हैं, जनरल से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए जो 10% रिजर्वेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इट वॉज लेटर इन द ईयर 2019, ये तो बाद में 2019 में बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या किया, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को भी 10% का रिजर्वेशन दिया। ठीक, क्लियर यहां तक? तो ये केस के बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए। ओके, चलो अगले पे आते हैं, दैट इज 17 एंड दैट टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत या फिर अस्पृश्यता का जो उन्मूलन है वो दिया है कि छुआछूत नहीं करी जा सकती है। इट स्टेट्स दैट दी प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज फॉरबिडन एंड दैट एनफोर्सिंग एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग फ्रॉम अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम। ठीक, कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा, इट इज़ अ क्राइम। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द राइट टू इक्वालिटी एंड प्रोवाइड्स सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, द स्टेट एनी प्राइवेट इंडिविजुअल, वैसे तो अनटचेबिलिटी कौन ही करता है, स्टेट तो क्या करेगा, जो हमारे इंडिविजुअल्स होते हैं वही प्रैक्टिस करते हैं इसको, तो इट इज़ कम्प्लीटली फॉरबिडन। ठीक है, एंड देन 18th पे आते हैं एंड दैट टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये बोलता है नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक। ठीक है, और एक चीज़ मैं जैसे मैंने आपको बताया, आर्टिकल 14 में मुझे आपको एक चीज़ बतानी है अभी, ठीक है, द रूल ऑफ लॉ, जो एविडाइसी कॉन्सेप्ट है, तो वो भी अभी नोट करना है आपको, जो अगर नोट्स बना रहे हैं अलग से। तो नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कॉन्फर्ड बाय द स्टेट। No citizen of India shall accept any title from any foreign state. No person who is not a citizen of India shall, while he holds any office of profit or trust under the state, accept without the consent of the president any title from the foreign state. पहली बात तो ये है। अब इसको रखा क्यों गया? What was the purpose behind it? तो पर्पस ये था यार, पहले टाइटल्स दिए जाते थे, कौन देता था? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिशर्स देते थे। क्यों देते थे? सो दैट जो कोई भी उनसे लॉयल्टी प्रूव करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो जो लोग भी लॉयल रहे, दिस इज़ जस्ट एन एग्जांपल, और भी आगे लोग जो लॉयल रहे ब्रिटिशर्स के तरफ, तो उनको टाइटल दिए गए, सर का टाइटल दिया गया, खान बहादुर का टाइटल दिया गया। ये सारे टाइटल्स दिए जाते थे, एक्युलेट्स दिए जाते थे जो लोग लॉयल रहते थे ब्रिटिशर से। क्यों दिए जा रहे हैं? क्या उन्होंने कोई अचीवमेंट करी सिग्निफिकेंट? नहीं। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ काइंड कि वो कोई अवार्ड के तौर पे दिया जा रहा है, नहीं। वो अब ये सब मत सोचना एंजल प्रिया ये रख लेती हैं टाइटल वाइटल, ये स्टेट नहीं दे रहा है, ये अपने आप से रखे ले रही हैं। ठीक है, अभी ठीक है, तो ये अलग कोई मतलब लॉजिकल बात नहीं है कि ये किस तरह से एंजल प्रिया और ये सब, ठीक है, क्योंकि ये इनको कोई स्टेट नहीं दे रहा, ये अपने आप से रख रही हैं। तो ये टाइटल्स कोई अबॉलिश करने के लिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रखा गया, बट इट डज नॉट, ठीक है, ध्यान रखना, इट डज नॉट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम गिविंग नेशनल अवार्ड्स लाइक भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पर सवाल उठा था, लेकिन इसको अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि आर्टिकल 18 का जो मेन रीज़न था कि टाइटल ना लोग लें, दैट वाज कि जो हेरिडिटरी टाइटल्स हैं, जो चले आ रहे हैं कि हमारे बाप दादा के पास था टाइटल तो हमने भी ले लिया, कि हम आ रहे हैं शहंशाह महाराजा इस तरह के, हाँ, शहंशाह साहब पधार रहे हैं, तो वो सब नहीं रहेगा।
ठीक है। एंड इट डज नॉट मैंडेट दैट कि जो मेरिट है उसको रिकॉग्नाइज ना किया जाए। मेरिट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है, इसीलिए ये जो अवार्ड हैं दिए जाते हैं, या फिर डॉक्टर का लोग टाइटल यूज़ करते हैं, इंजीनियर का टाइटल यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसको अचीव किया है, हार्डवर्क से अचीव किया है। ये उनकी मेरिट को दिखा रहा है, उनको ये हेरिडिटरी टाइटल नहीं है। तो आर्टिकल 18 डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज। मेरिट को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। ओके किसी अगर फॉरेनर को टाइटल नहीं ले सकता है, और अगर लेना है, किसी फॉरेनर को लेना है या इंडियन को फॉरेन से टाइटल लेना है, तो बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट के, सहमति के नहीं ले सकता है। ये आर्टिकल नंबर 18 बोलता है। अब मुझे 14 में आपको क्या समझाना था, तो एक चीज़ तो ये है कि 14 में एक्सेप्शन है, अपवाद है। अगर आप कहीं पढ़ेंगे जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह में, तो आपको अपवाद हो सकता है देखने को मिले। एक्सेप्शंस क्या है? एक्सेप्शंस होते हैं हमारे, जैसे कि एक्सेप्शंस पे अगर मैं आऊँ तो प्रेसिडेंट है, जैसे गवर्नर है, जैसे राज्यपाल हो गए, हमारे राष्ट्रपति हो गए। नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैन बी इनिशिएटेड अगेंस्ट देम ड्यूरिंग देयर ऑफिस। मतलब ये है कि अगर कल को द्रौपदी मुर्मू जी कोई क्राइम कर दें, क्रिमिनल, किसी का मर्डर, एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल केस बता रहा हूँ बस, ठीक है, तो मर्डर कर दें किसी का, या कोई जो गवर्नर है किसी स्टेट का, मान लो कि आरिफ खान है ना, कहाँ के, बिहार के, तो मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, कि उन्होंने क्राइम कर दिया, कोई मर्डर कर दिया किसी का, मरवा दिया, तो भी क्या उनके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? ये तो राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन हुआ, नहीं हुआ। अभी उन्होंने बताया एक्सेप्शंस कैन एग्जिस्ट। प्रेसिडेंट और गवर्नर एक्सेप्शन है कि भाई जब वो ऑफिस में हैं तो उनके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती है। हाँ, ऑफिस के बाद हो सकती है। ऑफिस के बाद मतलब है कि फॉर एग्जांपल मान लो कि आरिफ खान जी ने मर्डर किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, किसी गवर्नर ने, अभी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जैसे वो गवर्नर का पद उनका हटा, देन उनके खिलाफ कोई भी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की जा सकती हैं आराम से। क्यों नहीं की जा सकती हैं ड्यूरिंग ऑफिस? क्योंकि प्रेसिडेंट जो होता है ही इज़ दी हेड ऑफ द स्टेट। याद करो, हमने प्रियम्बल जब पढ़ रहे थे तो वहाँ रिपब्लिक वर्ड देखा था। रिपब्लिक का मतलब होता है जहाँ पे हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है, ना कि हेरिडिटरी होता है। तो प्रेसिडेंट हेड ऑफ द कंट्री है, गवर्नर हेड ऑफ द स्टेट है, एक राज्य का। ये स्टेट आर्टिकल नंबर 12 वाला स्टेट नहीं है, आपको बता दूँ, ठीक है, क्लियर है। तो ये फॉरेन डिग्नेटरीज भी होते हैं, उस पर भी अभी आते हैं। तो प्रेसिडेंट गवर्नर के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है ड्यूरिंग देयर टर्म, ठीक है। और अगर सिविल प्रोसीडिंग चलानी है तो 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, ठीक। और क्या एक्सेप्शन है? फॉरेन डिग्नेटरीज, जैसे कि किसी ने लिखा। अब आपने एक चीज डिग्नेटरीज नोटिस करी होगी, डिग्नेटरीज। अभी ये पहलगाम अटैक हुआ था, डिग्नेटरीज, ठीक है, पहलगाम अटैक हुआ था, अभी हुआ था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की एम्बेसी में जो फॉरेन डिग्नेटरी बैठे हुए थे, पर्सोना नॉन ग्रेटा, पर्सोना नॉन ग्रेटा, व्हाट डज दिस मीन? निकल लो बहुत तेज़ी के साथ, मेरा मूड ख़राब हो रहा है, और अगर तुम नहीं निकले तो कुछ हो जाएगा। ये होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा। ये बहुत तेज़ी, पहली फुर्सत में निकल लो बस तुम यहाँ से। ये बोला था इंडियन गवर्नमेंट ने अभी पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तानी एम्बेसी के लोगों को, कि 48 घंटे के अंदर खाली कर देना, भाग जाना यहाँ से, नहीं तो ठीक नहीं होगा। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं पर्सोना नॉन ग्रेटा। क्या अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो इनको बंदी बना सकती थी? नो, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी थे, ये तो पाकिस्तानी थे कि नहीं थे, तो इनको क्या हम बंदी बना सकते? नहीं, क्योंकि एक्चुअल में एक वियना प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसको कि कोल्ड वॉर के बाद साइन किया गया था,
सभी कंट्रीज़ के द्वारा कि जो भी हमारे राजदूत होंगे, जो भी एम्बेसडर्स होंगे किसी कंट्री के, जैसे इंडिया के पाकिस्तान में, पाकिस्तान के इंडिया में, हमारे इज़राइल में, इज़राइल के हमारे, तो जहाँ हर जगह राजदूत हैं, हर जगह फॉरेन डिग्नेटरीज़ हैं, वो अपनी अपनी एम्बेसी में रहते हैं, कॉन्सुलेट्स में रहते हैं, उनको प्राइवेट रेजिडेंस मिला हुआ है, उनका पब्लिक ऑफिस है। उस प्रेमाइसेस में, वो जो प्रेमाइसेस है उनका, दैट इज़ काइंड ऑफ देयर ओन टेरिटरी, that is on your land, but that is their territory. For the sake of their security, this is ensured. कि अगर इंडियन गवर्नमेंट चाहती भी, या फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती भी कि वो इंडियन एम्बेसी जो उसके यहाँ है, उसके यहाँ घुस के और कुछ भी कर सके वो, जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि वो पाकिस्तान की एम्बेसी में घुस के और इनको अरेस्ट कर ले कुछ, वो नहीं कर सकती थी इंडियन गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकती है बिना परमिशन के, बिना उनके परमिशन के। भले आपकी टेरिटरी, भले वो इंडिया की टेरिटरी है, लेकिन वो जो एम्बेसी है और वो जो राजदूत का जो प्राइवेट उसका रेजिडेंस है, वो उनकी टेरिटरी है पूरी तरह से। इतनी तक सिक्योरिटी दी है इस वियना प्रोटोकॉल ने, सो दैट इनकी सेफ्टी को सिक्योर रखा जा सके। देखिए कंट्रीज़ के बीच में कभी भी कुछ हो सकता है, बट दैट डज, क्या ये मतलब है कि वो कुछ भी कर सकता है यहाँ पर रह के, कोई क्राइम भी कमिट कर सकता है? यस, कर सकता है, क्योंकि उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, कुछ भी नहीं हो सकता, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं हो सकता है। तो वो कुछ क्राइम भी कर सकता है, वो रेप कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो, बट दैट डज मीन कि नहीं, हम कुछ भी नहीं कर सकते एकदम हाथ बंधे हुए, एकदम हाथ नहीं बंधे हुए, जैसे मैंने बताया पर्सोना नॉन ग्रेटा, कि आप टाइम पीरियड दे सकते हैं कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर निकल लो यहाँ से बड़ी तेजी के साथ, वो होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा। क्लियर? ठीक है, तो ये होता है पर्सोना नॉन ग्रेटा। ये एक्सेप्शंस हैं, अपवाद हैं। ठीक है, अच्छा रूल ऑफ लॉ क्या है? तो रूल ऑफ लॉ जो है, बस आखिरी चीज़ है हमारी, रूल ऑफ लॉ जो है एवी डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था, ब्रिटिश एक जज थे, इन्होंने दिया था, जहाँ पर इन्होंने मतलब आर्टिकल 14 के रिस्पेक्ट में बोला था, और इन्होंने ये बताया था कि जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये जो हमने इक्वालिटी बिफोर लॉ पढ़ा, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो पढ़ा, इसका एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का, ये एवी डाइसी ने बोला। तो फिर से पूछा गया है क्या ये रूल ऑफ लॉ? तो रूल ऑफ लॉ टेल्स कि देर इज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, जो मन मर्जी आए वो नहीं कर सकती है, दैट इज आर्बिट्ररी पावर का एब्सेंस। ठीक है, यानी कि किसी को भी पनिश नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट फॉर वायलेशन ऑफ लॉ, यानी कि अगर कोई लॉ वॉलेट करता है तभी पनिश किया जा सकता है, ऐसे ही किसी को पनिश नहीं किया जा सकती रैंडम। बस इधर आओ बेटा, क्या कर रहे हो यार? क्लास कर रहे थे पॉलिटी की परमार ऑफिसर पे, क्या बात कर रहे हो परमार ऑफिसर पे? आओ जरा इधर, जेल में डालो इसको। तो ये क्या हुआ? आर्बिट्ररी पावर हुआ। तो इसका एब्सेंस, यानी कि जब तक कोई लॉ का वायलेशन ना किया तो करे, तब तक किसी को मतलब पनिश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जो लोगों के राइट्स हैं उनकी प्राइमेसी होगी, प्राइमेसी ऑफ राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। दैट मीन्स कि जो लोगों के अधिकार हैं वो उनको प्राथमिकता दी जाएगी। दैट इज व्हाट टॉक्स अबाउट रूल ऑफ लॉ, दैट इज व्हाट कंटेन इन द रूल ऑफ लॉ गिवन बाय एवी डाइसी, जो कि एक एलिमेंट है इक्वलिटी बिफोर, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, जिसका कि एक एलिमेंट है रूल ऑफ लॉ का। ठीक है, क्योंकि वो इक्वलिटी बिफोर लॉ यही बात करता है, दिस पार्ट सेड दैट एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन द आइज ऑफ द लॉ, सबको समान ट्रीट करना आवश्यक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं 18 तक। कल हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? राइट टू फ्रीडम से, और कल हम ख़त्म भी कर देंगे इसको। ओके।